डायंतिका और निशाज की जिंदगी का वो चांद जिसे वो बेदाग रखना चाहते थे, अमावस्या की रात उस चांद पर दाग लग चुका था। एक ऐसा दाग जो अब कभी नहीं मिटने वाला था। और ये तो बस एक शुरुआत थी डायन बनने की। असली सफर तो अभी बाकी था। देखते ही देखते आंसू की बूंद में फिर हलचल होने लग जाती है। युग जो कि उस लॉकेट में ये सब होते हुए देख रहा था, वो समझ जाता है कि वो फिर से उस सीन से बाहर निकलने वाला था। और देखते ही देखते उस पानी की बूंद में फिर से चित्रा का चेहरा नजर आने लग जाता है। इस बार चित्रा की आंखें कुछ नम थी। चित्रा उसी नम आंखों के साथ युग से फिर बोल पड़ती है, युग बेटा, वो अमावस्या की रात मेरी जिंदगी की सबसे काली रात थी। उस रात को मैं कभी नहीं भुला पाई। उस रात मैं दीपक के शव को तब तक खाती रही जब तक वो काली रात खत्म नहीं हो गई। मेरे माता पिता मेरी आंखों के सामने रोते रहे, मुझे रोकने की कोशिश करते रहे, पर मैं नहीं रुकी। मैं रुकती भी कैसे? मैं एक डायन जो बन चुकी थी। और जब कोई औरत डायन बनती है तो वो किसी की सगी नहीं होती है, अपनों की भी नहीं। उसके ऊपर डायन इस तरह हावी हो जाती है कि वो किसी की नहीं सुनती है। चित्रा की ये बात सुनकर युग को यामिनी का ख्याल याद आने लग जाता है। वो समझ जाता है कि क्यों जब यामिनी डायन बनती थी तो वो किसी की नहीं सुनती थी, सब कुछ भूल जाती थी क्योंकि उस पर डायन हावी हुआ करती थी। चित्रा एक लंबी आह भरते हुए फिर युग से बोल पड़ती है, उस काली अमावस्या की रात दीपक का मांस खाते खाते कब मैं बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को अपने घर में पाया और मेरे कपड़े भी बदले हुए थे। मेरी आंखों के सामने मेरे माता पिता थे जिनकी आंखें नम और सूजी हुई थी। उनकी आंखें देखकर ही मैं समझ गई थी कि मेरी फिक्र के कारण वो ठीक से सो तक नहीं पाए थे। उन्हें उस वक्त भी मेरी चिंता लगी हुई थी। बाद में मुझे पता चला कि मैं पूरे 2 दिन बाद बेहोशी से उठी थी। 2 दिन तक बिना कुछ खाए मैं उसी बेड पर पड़ी रही थी। चित्रा की ये बात कहते ही युग सहम जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं होता है कि चित्रा बिना कुछ खाए पिए 2 दिन तक उसी बेड पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। चित्रा फिर बोल पड़ती है, जब मेरी आंख खुली और मैंने मम्मी पापा से पूछा कि अमावस्या की रात को मुझे क्या हो गया था, कैसे मैं उस तरह उस आदमी का मांस खाने लग गई थी, तो मम्मी पापा ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे कि उस रात कुछ हुआ ही ना हो। मैंने वो सारा हादसा उन्हें बताया जो उस रात मेरे साथ हुआ था, पर उन्होंने कहा वो सब मेरा बस सपना था और कुछ नहीं। उन्होंने तो मुझसे ये भी कह दिया था कि उस रात वो दोनों मुझे ढूंढते हुए कब्रिस्तान में आए ही नहीं थे। मैं खुद वक्त पर घर आ गई थी, पर मैं जानती थी कि मेरे मम्मी पापा मुझसे सच नहीं बोल रहे थे। कोई कितना भी सच छुपाने की कोशिश करे, पर कुछ निशानियां ऐसी होती है जिससे सच सामने आ ही जाता है। होश में आने के बाद से ही मेरे बदन पर कई सारे खरोच के निशान थे जो कि मेरे ही नोचने से मेरे बदन पर आए थे, जो उस रात मैंने खुद अपने आप को दिए थे। और तो और मेरी गर्दन पर एक और निशान था और वो था एक चोटी का। मेरी गर्दन पर नागिन की तरह लहराती हुई एक चोटी बनी हुई थी जो उसी रात के बाद मेरे बदन पर आई थी। उस आंसू की बूंद में चित्रा की गर्दन पर जो निशान बना हुआ था वो दिखने लग जाता है। चित्रा सामने की तरफ मुड़ती है और फिर युग से बोल पड़ती है, उस रात के बाद से ही मेरे मम्मी पापा ने मेरा और ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। कैसे ना करते? अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है तो उसके माता पिता की नींद चैन सब खो जाता है, और मैं तो एक आदमी को कच्चा खा गई थी, जिस कारण मेरे माता पिता की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई थी। मम्मी पापा में से हर वक्त कोई ना कोई मेरे साथ रहता था। वो एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। और तो और जिस रात अमावस्या और पूर्णिमा होती थी, उस रात मुझे रात में क्या दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। 24 घंटे मेरे साथ उन दोनों में से कोई ना कोई रहता ही था। उन्हें डर सताती रहता था इस बात का कि ना जाने कब मेरे अंदर की डायन मुझ पर हावी हो जाए और मैं किसी का शिकार करने निकल जाऊं। चित्रा एक लंबी सांस अपने सीने के भीतर भरती है और उसे छोड़ते हुए फिर बोल पड़ती है, हाँ, माँ पापा को लगता था कि उस रात मेरे दामन पर दाग उनकी गलती के कारण लगा था। अगर उस रात वो मुझे बाहर नहीं निकलने देते तो वो सब होता ही नहीं। पर उन्हें क्या पता था कि कुछ चीजों को कोई नहीं बदल सकता। जो होना रहता है वो किसी न किसी तरह से होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। माँ पापा ने सोच लिया था कि अब वो मुझे किसी का शिकार नहीं करने देंगे, सब चीजों से मुझे बचा कर रखेंगे। 2 साल तक माँ पापा ने मुझे इन सब चीजों से बचा कर रखा था, फिर मुझे किसी का शिकार नहीं करने दिया था। माँ पापा ने मुझे शिकार करने से तो रोक लिया था, पर मुझे कमजोर होने से नहीं रोक पाए थे। युग बड़े गौर से चित्रा की सारी बातें सुनते रहता है। उसके दर्द को महसूस करने लग जाता है, उसके दर्द को अपना दर्द समझने लग जाता है। चित्रा फिर बोल पड़ती है, मेरे मुंह को खून लग गया था, और जब एक डायन के मुंह को खून लग जाता है तो उसे हर पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी को खून चाहिए होता है। अगर वो 3 दिन उसे खून मांस नहीं चढ़ता है तो वो कमजोर होने लग जाती है, और मुझे तो 2 साल से खून और मांस नहीं चढ़ा था। युग बेटा, तुम खुद सोच सकते हो कि मैं कितनी कमजोर हो चुकी होंगी।
मेरी हालत तो कुछ इस कदर गिर गई थी कि मैं मरने की कगार पर आ गई थी। मैं अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रही थी। मुझे तो उस वक्त ये लगने लग गया था कि मैं अब कभी बिस्तर से नहीं उठ पाऊंगी। ये बात मेरे माता पिता ने भी भांप ली थी। वो समझ गए थे कि अगर इस बार अमावस्या की रात मैंने किसी का शिकार नहीं किया तो फिर मैं कभी नहीं जी पाऊंगी। वो अमावस्या की रात मेरे जीवन की आखिरी रात होगी। इतना कहकर चित्रा चुप हो जाती है। वो युग की आंखों में देखती रहती है। युग भी एकटक नजर से आंसू की बूंद के अंदर ही दिखती हुई चित्रा की आंखों में देखते रहता है। चित्रा अपनी दास्तां आगे जारी रखते हुए फिर बोल पड़ती है। मेरे माता पिता की समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें, कैसे मुझे एक नया जीवन दे। मैं तो इस हालत में भी नहीं थी कि किसी का शिकार कर पाऊं, पर मैं अपने माता पिता को अच्छे से जानती थी। अगर मैं ठीक हालत में भी होती तो वो कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होते कि मैं किसी का शिकार करूं, उसी काली दुनिया में कदम रखूं जिससे वो निकल कर बाहर आए थे। आखिर उसी सब चीज से बचने के लिए तो वो अपना सब कुछ छोड़कर इंसानों के साथ जीने के लिए आए थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह कलंकित हो जाऊं। अगर मैं शिकार करती तो अब तक उन्होंने जो परिश्रम किया था वो सारा व्यर्थ हो जाता, पर अगर नहीं करती तो उनकी बेटी हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाती। मेरे मम्मी पापा ने बहुत सोच विचार किया। अमावस्या आने तक कुछ ऐसा किया जाए जिससे मेरी जान भी बच जाए और मुझे शिकार भी ना करना पड़े। मैं डायन की दुनिया में कदम रखने से बच जाऊं। युग को ऐसा लगने लग जाता है जैसे चित्रा आंसू की बूंद में ना होकर उसके सामने ही मौजूद हो और वहीं से उसे सब कुछ बता रही हो। वो इस तरह भावना में बह जाता है कि हड़बड़ाहट के साथ चित्रा से पूछ पड़ता है, फिर उन्होंने क्या किया माँ? चित्रा जवाब देती है, मुझे बचाने के लिए और मेरे दामन पर कलंक लगने से रोकने के लिए मेरे माता पिता ने वो कदम उठाया जिसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। उनके उस फैसले से आज भी मैं उनसे नाराज हूँ। अगर कभी वो मुझे मिल भी गए तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, पर मैं जानती हूँ वो मुझे अब कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं, इतने दूर कि अब कभी वापस लौट कर नहीं आ सकते। पर अगर कभी आते तो मैं उनसे पूछती कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दी जिसे मैं आज तक भोग रही हूँ, जिसके बारे में सोचकर मेरा दिल छलनी हो जाता है। इससे अच्छा तो ये होता कि उन्होंने मुझे बचाया नहीं होता, मरने दिया होता उस अमावस्या की रात। इतना कहकर चित्रा रोने लग जाती है। उसकी आंखों से अश्कों की धारा बहने लग जाती है। चित्रा की आंखों में आंसू देखकर युग की आंखों से भी आंसू बहने लग जाते हैं और देखते ही देखते आंसू की बूंद में फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। चित्रा का चेहरा उसे धुंधला नजर आने लग जाता है। कुछ देर बाद जब चीजें स्पष्ट होती है तो वो देखता है कि चित्रा एक बेड पर लेटी हुई थी। वो हद से ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, इतनी ज्यादा कमजोर कि युग इस बारे में सोच तक नहीं पाया था। चित्रा के शरीर के अंदर खून की एक बूंद तक नहीं बची हुई थी, जिस कारण उसका शरीर सफेद पड़ चुका था। उसका शरीर सूख चुका था। उसके हाथ पैर चेहरे की हड्डियां दिखने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर मांस ही ना हो। आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल पड़े हुए थे। बाल पूरी तरह सफेद और कमजोर हो चुके थे। टूटे हुए बालों का गुच्छा तो उसके सिरहाने के बगल में ही पड़ा हुआ था। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें अंदर धंस चुकी हो। हाथ पैर के नाखून भी काले पड़ चुके थे और होंठ फटे हुए और सूख चुके थे। चित्रा की यह हालत होती भी कैसे नहीं। आखिर 3 महीने से वो इसी बेड पर पड़ी हुई थी। वो ठीक से चल तक नहीं पा रही थी। चित्रा के बगल में ही उसकी माँ डायंतिका बैठी हुई थी, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि अपनी बेटी की फिक्र के कारण वो कई रातों से सो नहीं पाई थी। एक नोटिस करने वाली बात यह थी कि चित्रा और डायंतिका दोनों के बदन पर ही काले कपड़े थे और तो और दोनों की चोटी का जूड़ा बंधा हुआ था। चित्रा का बेड उसके कमरे में नहीं लगा हुआ था, बल्कि हॉल में लगा हुआ था। उसके आसपास कुछ अंधेरा था। हॉल का सारा सामान किसी खास मकसद से वहां से हटा दिया गया था। हॉल में कुछ कुछ जगह पर मशालें चल रही थी। उसी का उजाला चारों तरफ फैला हुआ था। डायंतिका चित्रा से लिपट कर रोते हुए कहती है, ये तुम्हें क्या हो गया चित्रा बेटा? तुम ऐसी तो नहीं थी। तुम अपनी माँ से बात क्यों नहीं करती हो? क्या तुम अपनी माँ से नाराज हो क्योंकि वो तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाने दिया करती थी? तुम्हारी माँ अपनी गलती की माफी मांगती है चित्रा बेटी। बस तुम एक बार अपनी आंखें खोलो, फिर तुम जो बोलोगी तुम्हारी माँ वही करेगी। बस तुम एक बार उठ जाओ चित्रा बेटी, अपनी माँ को माँ कहकर पुकारो। मेरी कान तरस गए तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। डायंतिका बेड पर लेटी हुई चित्रा से कुछ न कुछ बोले जा रही थी, पर चित्रा कुछ जवाब नहीं दे रही थी। उसकी आंखें बंद थी। चित्रा की आंखें बंद जरूर थी, पर उसके दिल की धड़कनें अभी भी चल रही थी। उसमें जान बाकी थी, पर वो मरने के करीब थी, जैसे वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हो। डायंतिका चित्रा के पास बैठकर रो ही रही थी कि तभी उस कमरे में निशाच आ जाता है। निशाच ने भी काले कपड़े पहने हुए थे। उसने अपने बदन पर काला कुर्ता डाला हुआ था।
निशाच डयंतिका के पास आकर खड़ा होता है। एक नजर वो डयंतिका की तरफ मारता है, पर जब वो चित्रा की तरफ देखता है तो उसके पैर भी अपनी बेटी को इस हालत में देखकर लड़खड़ा जाते हैं। उसकी आंखें भी नम होने लग जाती हैं, पर वो अपनी आंखों से उन आंसुओं को बहने नहीं देता है, क्योंकि वो एक आदमी था और एक आदमी अपने सारे आंसुओं को अंदर ही अंदर पी जाता है। कभी उन्हें बहने नहीं देता है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता है कि वो कई कमजोर कंधों का सहारा है। अगर वो रोने लग गया तो उसके आसपास जो कमजोर कंधों का काफिला है वो और ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे। निशाच डयंतिका से कहता है, तुम्हें जितना चित्रा को जी भर कर देखना था उतना तुम देख चुकी हो डयंतिका। पिछले 1 हफ्ते से ना तुमने कुछ खाया है ना पिया है, तुम यहीं पर बैठी हुई हो। अब उठो यहाँ से, वक्त हो गया है। अमावस्या शुरू होने वाली है और उसके शुरू होने से पहले हमें सारी तैयारी करनी है। डयंतिका नम आंखों के साथ कहती है, निशाच, क्या वो सब करना जरूरी है?